प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों को मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं डॉक्टर कृष्ण मुरारी मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बारां और कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बारां, मैं आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें आज हम लोग पहली जो यूनिट है, पहले यूनिट का पहला जो टॉपिक है प्लांट एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिय बच्चों, आप लोग जानते हो कि वर्तमान समय में जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की, ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, इसको समस्त विषय, चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, जूलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल साइंस हो, सभी जो विज्ञान हैं और सभी जो जितने भी फैकल्टीज हैं, वह सबके अंतर्गत इकोलॉजी का अध्ययन करवाया जाता है। हमारा जो पहला टॉपिक है प्लांट एंड एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम प्लांट के जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर्गत दोनों ही जो शाखाएं हैं, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, इन दोनों का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम, क्योंकि वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत जो इकोलॉजी में पहला जो आपका टॉपिक है प्लांट एंड एनवायरनमेंट, पौधे और उनका वातावरण, हम पौधों के बारे में आप जानते हो, इस सृष्टि में जो पौधे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो पौधे हैं इनके चारों ओर कौन कौन सा वातावरण पाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, जैसे सूर्य है, पानी है, हवा है, ये सब चीज़ें। तो हम महत्वपूर्ण ये कहते हैं कि ये जो पौधे हैं, ये पौधे समस्त जो सृष्टि है, इस सृष्टि का पालन करते हैं। अर्थात ये सूर्य का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करके और हम सब लोगों को एक तो प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी ओर ये हम लोगों को पोषण देते हैं, जिससे समस्त जीव जगत है, चराचर है, ये सब लाभान्वित होता है। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ बच्चों कि ये एनवायरनमेंट, जो पौधे हैं, पौधे के चारों ओर जो वातावरण है, एनवायरन, चारों तरफ से घिरा हुआ होना, जिसमें आपके समस्त प्रकार जैविक और अजैविक सभी जो कारक हैं वो सब आ जाते हैं। समस्त गैसें आ जाती है, समस्त आपके जितने भी जल आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, सभी प्रकार के जो जितने भी जो घटक हैं, अर्थात जो इनके चारों ओर जो आवरण हैं, तो उन आवरणों का आपस में क्या रिलेशनशिप है प्लांट्स के साथ, इसको हम इसका अध्ययन प्लांट एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि प्रकृति में दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, इसके अंतर्गत एनिमल एंड प्लांट्स, ये दोनों मिलकर ये बायोटिक फिनोमिना है। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका घटक है वह एनवायरनमेंट है। इनके चारों ओर, जंतुओं और पौधों के चारों ओर क्या क्या पाए जाते हैं,
उनसे आपस में इसका क्या संबंध है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि जैसे पौधे हैं, अब ये पौधे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य इनमें क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और प्रकाश का अवशोषण करने के बाद भोजन बनाते हैं और प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। उसी प्रकार से ये आपस में इनका रिलेशन, आपस में इनका जो रिलेशन है, इनको हम दूसरे शब्दों के अंतर्गत यदि व्यक्त करते हैं तो इंटरडिपेंडेंट, अन्योन्याश्रित हिंदी में कहते हैं इसको। इसी प्रकार से रिएक्टिव्स, क्रियाशील, आपस में ये उनको क्या देते हैं और उनसे ये क्या लेते हैं, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। यदि हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अब यहाँ पर सीधा सीधा हम इकोलॉजी के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये जब इसकी हिस्ट्री के ऊपर अपन प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहले आप ये देख के चलिए कि जो आइसोडोर जोफ्री सेंट हिलेवी जो है, इसने 1859 में इस शब्द का उपयोग किया था। लेकिन देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा परिवार एवं समाज के जो आपसी संबंध हैं इनको इन्होंने इथोलॉजी के नाम से जाना। इसी प्रकार से जब दूसरे संदर्भ में आते हैं, सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवाट 1894, इन्होंने जीवों और उनके वातावरण के मध्य जो संबंध थे उनको इस 1894 के अंतर्गत हेक्सिकोलॉजी का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया ये अभी भी विवादित है। इसमें अभी तक भी ये डेफिनेट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि फलां वैज्ञानिक ने या उसने इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जब इसकी हिस्ट्री और पढ़ते हैं आगे की ओर, तो फर्स्टली जो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जो हेनरी डेविड थोरू है, इसने फर्स्टली यूज्ड जो किया 1858 में, 1858 के अंतर्गत इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये जो शब्द है जो ग्रीक भाषा है उसके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है इसका ओइकोस, इसको हम ओइकोस, और दूसरा है लोगोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। जो इसमें ओइकोस है, इसमें जब अंग्रेजी में हम इसका देखते हैं तो इसको हाउस कहते हैं और इसमें हिंदी में इसको घर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लोगोस को अंग्रेजी में हम स्टडी कहते हैं और हिंदी के अंतर्गत हम इसको अध्ययन कहते हैं। तो यहाँ पर जो घर और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है, अर्थात उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, इनको हम पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके आगे भी और भी जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमारा जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारे पर्यावरण में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारे यहाँ पर जैसे हम ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो आजकल चल रहा है, अब इसके अंतर्गत जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं में परिवर्तन हो चुका है और बरसात है इरेगुलर हो गई है, बरसात कम होती है। और कभी कभी जैसे हम इसको जानते हैं, बरसात के संदर्भ में कहते हैं, वातावरण के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत इधर से क्या कहते हैं, रेलवेज की लाइनें बिछाने की वजह से, तथा दूसरा रोड बन जाने की वजह से, इनकी वजह से हमने इस प्रकृति का दोहन किया है। और प्रकृति का दोहन करने की वजह से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है। ये डिस्टर्ब होने की वजह से हम देखते हैं कभी तो बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। और इनके साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये भी इसके साथ इनके ही रिजल्ट्स हैं। पर वातावरण के अंतर्गत जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो ध्रुव हैं, वह जो पोलार रीजन्स हैं, उनमें टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ पिघलने की वजह से बाढ़ की स्थितियां पैदा होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं तो जैसे कई जगह कई ऐसे स्थान होते हैं जहां कई सालों से बरसात नहीं हो रही है।
तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा पर्यावरण गड़बड़ा गया है। मित्रों, इन सब के लिए ये हम इकोलॉजी के अंतर्गत जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अंतर्गत, हम आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनके अंतर्गत एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बना हुआ होता है, क्या क्या आपस में रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन आगे इसके इकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। इकोलॉजी के अंतर्गत हम और स्पष्टता के अंतर्गत देखें तो इसमें जीव और उनके चारों तरफ का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है और कैसे आपस में ये क्रियाएं करते हैं, इन्हीं को हम आज इतना ही हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में और आगे की तरफ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।